तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की ये लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू फॉर्मिक एंड यप लाइब्रेरीज फॉर फॉर्म वैलिडेशन। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक फॉर्म वैलिडेशन की बात की थी रिएक्ट के अंदर, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था जब हम फॉर्म वैलिडेशन पढ़ रहे थे अपने पार्ट नंबर 68 के अंदर, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई हमें अपने फॉर्म के ऊपर जो भी वैलिडेशन लगानी होती है ना, वो हम इफ़ कंडीशन के थ्रू लगाते हैं। मतलब मैनुअली हम अपनी लॉजिक्स लगाते हैं और लॉजिक्स लगा के हम क्या करते हैं, अपने फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। और वो काम कैसे करते हैं, मतलब मैनुअली किस तरह से फॉर्म वैलिडेट करते हैं, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कोई लाइब्रेरी यूज नहीं की थी, ठीक है। लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे, हमारे पास दो लाइब्रेरीज हैं, फॉर्मिक एंड यप। ये दोनों रिएक्ट के अंदर यूज की जाती हैं फॉर्म वैलिडेशन के लिए, ठीक है। तो आज इनका इंट्रोडक्शन लेंगे कि भाई ये फॉर्मिक और यप लाइब्रेरी क्या होती है, इसको समझेंगे। और भाई देखो, एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो फॉर्मिक एंड यप लाइब्रेरी है ना, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो रिएक्ट डेवलपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन दोनों लाइब्रेरीज को यूज़ करते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशंस के अंदर, जब भी उन्हें या तो फॉर्म हैंडलिंग करनी होती है या फॉर्म वैलिडेशन करनी होती है, तो दोनों के लिए वो फॉर्मिक या यप की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और एक बात मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो लेक्चर है ये एक वीडियो में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में इस पूरे लेक्चर को कंप्लीट करूंगा तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फॉर्मिक एंड यप लाइब्रेरी को समझाने के लिए मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा, आपने स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करना है। तो उससे क्या होगा कि आपको ये जो फॉर्मिक और यप लाइब्रेरी है ये इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप यकीन करो कि अगर आपको फॉर्मिक और यप लाइब्रेरी के साथ काम करना आ गया तो उसके बाद आप कभी भी मैनुअल वैलिडेशन नहीं करोगे, मतलब आप इन्हीं लाइब्रेरीज को यूज करोगे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 69 है और फॉर्मिक एंड यप लाइब्रेरी का पार्ट नंबर 1 है। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि फॉर्मिक और यप मतलब बेसिकली ये दो लाइब्रेरीज हैं। तो फॉर्मिक किस केस में यूज किया जाता है, यप किस केस में यूज किया जाता है, तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद आते हैं इसके कुछ और पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो फॉर्मिक एंड यप इन रिएक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बात करते हैं फॉर्मिक की। भाई देखो, फॉर्मिक ये जो लाइब्रेरी है ना रिएक्ट के अंदर, ये हम किस लिए यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं फॉर्म हैंडलिंग के लिए। फॉर्म हैंडलिंग मतलब भाई आपको पता है जब भी हम फॉर्म बनाते हैं तो जाहिर बात है यूजर जो है उस फॉर्म के अंदर डेटा इंसर्ट करेगा और डेटा सबमिट करेगा। तो जब वो डेटा सबमिट करता है यूजर, तो उस डेटा को हमें गेट करना होता है, उस डेटा को हैंडल करना होता है, उस डेटा को एक्सेस करना होता है। तो मतलब ये सारी चीजें आ जाती हैं किसके अंदर, फॉर्म हैंडलिंग के अंदर। तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं फॉर्मिक लाइब्रेरी। और भाई आपको पता है जिस तरह जब हमने फॉर्म हैंडलिंग पढ़ी थी रिएक्ट के अंदर, तो आपको मैंने बताया था कि भाई रिएक्ट के अंदर जब हम फॉर्म हैंडलिंग करते हैं तो वहां पे हम स्टेट का भी यूज करते हैं, जिसके लिए हमने यूज स्टेट का हुक फंक्शन भी पढ़ा था। तो मतलब जब हम रिएक्ट के अंदर फॉर्म्स बनाते हैं ना, तो हमें वहां पे स्टेट मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है। तो ये जो फॉर्मिक है ना, ये इतनी बेहतरीन लाइब्रेरी है कि वो जो स्टेट मैनेजमेंट का काम होता है वो भी ये हैंडल कर लेती है। कौन सी लाइब्रेरी, आपकी फॉर्मिक लाइब्रेरी। इसका मतलब फॉर्म हैंडलिंग से रिलेटेड जितना भी काम है वो फॉर्मिक लाइब्रेरी आपकी परफॉर्म करके दे देगी, ठीक हो गया। फिर आ जाओ सेकंड लाइब्रेरी जिसका नाम क्या है, यप। अब देखो, यप हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर्म वैलिडेशन के लिए। मतलब कॉन्सेप्ट समझना भाई, देखो रिएक्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर ना इन दोनों को ना साथ भी यूज किया जाता है और इन दोनों को अलग अलग भी यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली इन दोनों को रिएक्ट डेवलपर्स क्या करते हैं, साथ यूज करते हैं। क्योंकि भाई देखो, साथ यूज करने की वजह क्या है कि फॉर्मिक हमारी फॉर्म हैंडलिंग को आसान बना देता है और ये जो यप लाइब्रेरी है वो हमारी फॉर्म वैलिडेशन को आसान बना देती है। तो भाई जाहिर बात है जहां पे मैं फॉर्म हैंडलिंग करूंगा वहां पे मुझे फॉर्म वैलिडेशन की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। तो इसलिए फॉर्मिक और यप एक साथ यूज किए जाती हैं हमारी रिएक्ट एप्लीकेशंस के अंदर जब भी हम फॉर्म्स की बात करते हैं। तो मतलब फॉर्मिक क्या करेगा, हमारे फॉर्म को हैंडल करेगा, डेटा को एक्सेस करेगा, और उस डेटा को एक्सेस करने के बाद जाहिर बात है उस डेटा को वैलिडेट करना पड़ेगा कि भाई यूजर ने जो हमारे फॉर्म के अंदर जो फील्ड्स हैं उसके अंदर जो डेटा डाला है वो वैलिड है या नहीं है। उसको वैलिडेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यप, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं, इनका ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब आगे आओ, ठीक है। अब देखो फॉर्मिक के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं। देखो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि फॉर्मिक हम क्यों यूज करते हैं, फॉर्म हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया
कि भाई फॉर्मिक लाइब्रेरी को यूज करके वो जो फॉर्म के अंदर जो स्टेट मैनेजमेंट का काम हो रहा होता है वो भी ये फॉर्मिक लाइब्रेरी ऑटोमेटिक तरीके से खुद करके दे देती है। मतलब हमें खुद से स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, अपने फॉर्म की फील्ड्स का डेटा स्टेट में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, स्टेट से निकालने की जरूरत नहीं है। ये सारा काम कौन मैनेज कर लेता है? फॉर्मिक लाइब्रेरी खुद मैनेज कर लेता है। और फिर वही बात, एक्सेसिंग द फॉर्म डेटा, ये भी आपको पता है कि फॉर्म हैंडलिंग के अंदर आ जाता है, क्योंकि जब भी हम फॉर्म को हैंडल करते हैं, क्योंकि देखो फॉर्म को हैंडल करने का मकसद यही है कि उसके डेटा को एक्सेस करना, उसके डेटा को फेच करना, गेट करना। क्योंकि जब डेटा गेट हो जाता है फिर उसके बाद हम उस डेटा के साथ कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको किसी एपीआई के थ्रू डेटाबेस में भी भेज सकते हैं या वहां से भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मैं आपको बातें बता रहा हूँ फॉर्मिक से रिलेटेड, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, फॉर्मिक एंड यप ये दोनों अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। तो आप चाहो तो आप फॉर्मिक को सेपरेटली भी यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपको सिर्फ फॉर्म का डेटा एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ डेटा गेट करने की बात है, तो आप सिर्फ फॉर्मिक भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर्म के साथ साथ वैलिडेशन भी अप्लाई करना चाह रहे हो, फॉर्म हैंडलिंग के साथ वैलिडेशन भी अप्लाई करना चाह रहे हो अपने फॉर्म में, तो आप फॉर्मिक को यूज कर सकते हो यप के साथ। ठीक है, तो ये फॉर्मिक के बारे में कुछ पॉइंट्स हो गए। अब आ जाओ यप के बारे में कुछ और पॉइंट्स। तो देखो यप का एक पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि ये हम क्यों यूज करते हैं, फॉर्म की वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं। क्योंकि भाई देखो फॉर्म की वैलिडेशन करना हर एप्लीकेशन के अंदर, हर वेब एप्लीकेशन के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि भाई देखो अगर आप अपने फॉर्म को वैलिडेट नहीं करोगे ना, तो आपका जो यूजर है, जो स्पैमर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो उल्टा सीधा डेटा डाल के सबमिट कर देते हैं, और इससे क्या होता है आपके डेटाबेस के अंदर उल्टे सीधे डेटा आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए प्रॉपर फॉर्म वैलिडेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो आपको डेटा मिलेगा डेटाबेस के अंदर वो एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो फॉर्म वैलिडेशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया, उसके लिए हम यप यूज करते हैं। फिर देखो बेशुमार हमारे पास वैलिडेशन रूल्स हैं, किसके अंदर, यप के अंदर। फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड मतलब खाली नहीं छोड़ सकते, मिनिमम हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कितने मिनिमम कैरेक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, फिर ईमेल वैलिड है या नहीं है, एक्सेट्रा। मतलब देखो बेशुमार वैलिडेशन रूल्स हैं, और ये वैलिडेशन रूल्स हमें बिल्ट इन फंक्शंस की सूरत में मिलते हैं। मतलब यप एक ऐसी लाइब्रेरी जिसके अंदर बेशुमार वैलिडेशन रूल्स से रिलेटेड हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं। मतलब आपको याद होगा जब हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैनुअली फॉर्म वैलिडेशन की थी, तो हमने ईमेल के लिए, मिनिमम के लिए, ये सारा काम हमने क्या किया था, मैनुअली किया था, खुद से इफ कंडीशन लगा के किया था। लेकिन यप लाइब्रेरी हमारी उस चीज को बहुत ज्यादा आसान कर देती है कि हमें खुद से मैनुअली इफ कंडीशन लगा के वैलिडेशन करने की जरूरत नहीं होती। हम जस्ट क्या करेंगे, यप लाइब्रेरी के बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे और उसको अपने फॉर्म के अंदर वैलिडेट करवा लेंगे। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट, एरर मैसेजेस। भाई देखो जाहिर बात है अगर वैलिडेट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हम यूजर को एरर मैसेज भी तो दिखाएंगे ना, कि भाई फॉर एग्जांपल अगर ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स है, उसने ईमेल गलत डाली है, तो हम उसको एक एरर मैसेज दिखाएंगे कि भाई आपने ये जो ईमेल डाली है वो वैलिड नहीं है। और देखो एरर मैसेज एक तो बिल्ट इन भी होते हैं, और हम अपने कस्टम एरर मैसेजेस भी सेट कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम यप लाइब्रेरी की मदद से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मिक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, यप का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब कुछ और थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं फॉर्मिक और यप से रिलेटेड, तो आगे आ जाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज फॉर्मिक। तो देखो फॉर्मिक का एक पॉइंट तो हमने देख लिया कि भाई फॉर्म हैंडलिंग के लिए यूज होता है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर्मिक इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स एंड हुक्स। मतलब फॉर्मिक क्या है, एक छोटा सा ग्रुप ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स है और हुक्स है। इसका मतलब फॉर्मिक के अंदर हमारे पास ग्रुप ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स भी हैं और कुछ हुक्स भी हैं। मतलब कुछ कंपोनेंट्स हैं और हुक्स हैं किसके अंदर, फॉर्मिक के अंदर, जो कि हमें फॉर्म हैंडलिंग के लिए मदद देते हैं। और देखो यहाँ पे यही कह रहा है, फॉर बिल्डिंग फॉर्म्स इन रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव। भाई देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई ये जो फॉर्मिक है ना, इसके अंदर जो भी आपके पास कंपोनेंट्स हैं, बिल्ट इन और हुक्स हैं, ये हम क्यों यूज करते हैं, फॉर्म्स बिल्डअप करने के लिए, फॉर्म्स को हैंडल करने के लिए। किस किस में, रिएक्ट के अंदर और रिएक्ट नेटिव के अंदर। भाई रिएक्ट आपको पता है वेब एप्लीकेशन के लिए हम यूज करते हैं, रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्स बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो दोनों के अंदर आप फॉर्मिक और यप लाइब्रेरीज का यूज कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, it provides built-in form components which we can use to create a form like field, button, option, etc. मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई ये जो फॉर्मिक है ना, इसके अंदर built-in form components भी मौजूद हैं। फॉर्म कंपोनेंट्स में किसे कह रहा हूँ भाई, जिस तरह हम अपना फॉर्म बनाने के लिए HTML का एलिमेंट यूज करते हैं ना, इनपुट टाइप,
या फिर हम लेबल यूज करते हैं, या फिर हम फॉर एग्जांपल सेलेक्ट ऑप्शन के टैग्स यूज करते हैं। लेकिन फॉर्मिक के अंदर ना अपने कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स को यूज करके हम अपना फॉर्म बिल्डअप करते हैं। किस तरह से? फील्ड का एक कंपोनेंट है, बटन का एक कंपोनेंट है, ऑप्शन एक्सेट्रा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। लेकिन भाई जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं कंपोनेंट्स को यूज करो। मतलब जो हम तरीका पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं ना, जिसके अंदर हम इनपुट टाइप्स बनाते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हो, उसके साथ भी फॉर्मिक लाइब्रेरी काम करेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही कह रहा है कि फॉर्मिक के अंदर बिल्ट इन कंपोनेंट्स भी हैं सच एज फील्ड, बटन, ऑप्शन, और वी कैन अप्लाई फॉर्मिक ऑन आवर बिल्ट इन HTML इनपुट टाइप्स। मतलब देखो दो चीजें बता रहा है कि भाई फॉर्मिक को यूज करके आप बिल्ट इन कंपोनेंट्स भी यूज कर सकते हो, उसको यूज करके अपना फॉर्म बनाओ, फॉर्म हैंडलिंग करो, या फिर आपकी जो बिल्ट इन HTML की इनपुट टाइप्स हम यूज करते हैं ना, इनपुट के टैग्स यूज करते हैं, उसको यूज करके भी आप क्या कर सकते हो, फॉर्मिक के साथ फॉर्म हैंडलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। फिर आ जाओ, इट हेल्प्स विद द 3 मोस्ट एनोइंग पार्ट्स। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉर्मिक को यूज करके ना हमारे पास जो 3 सरदर्द हैं, ठीक है, मतलब 3 जो हमारे पास मुसीबतें हैं, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर्मिक। मतलब फॉर्मिक हमें 3 वो जो मोस्ट एनोइंग पार्ट्स होते हैं उससे छुटकारा हासिल करवाने में हमें मदद देता है। फॉर एग्जाम्पल पहला क्या है? गेटिंग वैल्यूज इन एंड आउट ऑफ फॉर्म स्टेट। भाई देखो जब हमने फॉर्म हैंडलिंग पढ़ी थी तो हम वहां पे क्या करते थे, हर टेक्स्ट बॉक्स के साथ एक स्टेट को अटैच करते थे और उस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, उस इनपुट टाइप की वैल्यू स्टेट के अंदर स्टोर करवाते थे और फिर उसी स्टेट से वापस वो डेटा एक्सेस करते थे। तो ये वाला एक काम करते थे ना हम, लेकिन ये वाला काम फॉर्मिक हमें ऑटोमेटिक मतलब खुद से करके दे देगा। फिर देखो सेकंड पॉइंट, वैलिडेशन एंड एरर मैसेजेस। लेकिन भाई यहाँ पे देखो ये जो सेकंड पॉइंट है ना, वैलिडेशन एंड एरर मैसेजेस, ये सेकंड पॉइंट आप तब कंप्लीट कर पाओगे जब आप फॉर्मिक के साथ यप लाइब्रेरी को यूज करोगे, क्योंकि ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये फॉर्मिक और यप लाइब्रेरी के कोलैबोरेशन से कंप्लीट हो पाता है। फिर देखो थर्ड पॉइंट, हैंडलिंग फॉर्म सबमिशन। देखो वही बात कि भाई जब फॉर्म को सबमिट करते हो तो उसका जब डेटा आप हैंडल करते हो, एक्सेस करते हो, तो उसके लिए भी आप फॉर्मिक की लाइब्रेरी यूज कर सकते हो। तो मतलब ये 3 आपके पास पॉइंट्स हैं जिसके लिए अगर हम मैनुअली काम करते हैं तो हमें बहुत सारा कोड करना पड़ता है, लेकिन अगर हम फॉर्मिक यूज करते हैं तो स्टेट मैनेजमेंट, डेटा को एक्सेस करने का काम फॉर्मिक खुद से हैंडल कर लेता है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मिक से रिलेटेड। फिर आगे आ जाओ, अब देखो अब यहाँ पे बात कर रहा है व्हाट इज यप इन रिएक्ट। ठीक है, यप के क्या क्या काम है, देखो कुछ और पॉइंट्स हैं। इट कैन बी यूज विद HTML इनपुट फील्ड्स एंड कस्टम वैलिडेशन रूल्स। मतलब अगर आपको वैलिडेशन अप्लाई करनी है HTML इनपुट फील्ड्स में तो वो भी आप काम कर सकते हो। और यहाँ पे देखो कह रहा है कस्टम वैलिडेशन रूल, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, कुछ तो बिल्ट इन रूल्स है, रिक्वायर्ड हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया, ईमेल हो गया, तो ये तो बिल्ट इन है ना यप के अंदर। लेकिन आप अपने कस्टम वैलिडेशन रूल्स भी बना सकते हो। मतलब कोई ऐसे आपके पास रूल है जिससे रिलेटेड यप के अंदर कोई भी वैलिडेशन रूल मौजूद नहीं है, तो आप अपने कस्टम भी बना सकते हो। तो यहाँ पे यही कह रहा है, और यप एंड द कस्टम कंपोनेंट इज प्रोवाइड्स। इसका मतलब यप लाइब्रेरी के अंदर भी हमें कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। फिर देखो सेकंड पॉइंट, फॉर्मिक मेक्स फॉर्म वैलिडेशन इजी व्हेन पेयर्ड विद यप। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर्मिक हमारी फॉर्म वैलिडेशन को इजी करता है, लेकिन इजी कब करेगा, जब आप फॉर्मिक को यूज करोगे यप लाइब्रेरी के साथ, तब जाके आपकी ये जो फॉर्म वैलिडेशन है वो आसान हो जाएगी। फिर देखो थर्ड पॉइंट, दे एब्स्ट्रैक्ट ऑल द कॉम्प्लेक्सिटीज दैट सराउंड हैंडलिंग फॉर्म्स इन रिएक्ट। मतलब भाई देखो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है छुपाना। मतलब जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है ना हमारे फॉर्म वैलिडेशन के अंदर, यप क्या करता है, उन कॉम्प्लेक्सिटीज को क्या कर देता है, हाइड कर देता है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, छुपा देता है, और वो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज ना वो हमें एक फंक्शंस में बंद करके दे देता है। हमें जस्ट क्या करना होता है, उन फंक्शंस को कॉल करके डायरेक्ट यूज करना होता है। मतलब हमें खुद से वो जो मैनुअल उसके अंदर लॉजिक लगानी पड़ती है वो लगाने की जरूरत नहीं होती जब हम यप के साथ काम करते हैं। ठीक हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे देखो, यप इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट स्कीमा वैलिडेटर। अब भाई देखो ये टर्म जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो ये टर्म आपके पास दोबारा यूज होगी, स्कीमा। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यप क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट स्कीमा वैलिडेटर है। भाई पहले तो समझो ये स्कीमा क्या होता है। भाई देखो अगर आपने डेटाबेस के साथ काम किया है तो भाई आपको पता है डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनते हैं, और आपको पता है कि भाई जब भी हम टेबल्स बनाते हैं तो हम उन डेटाबेस टेबल्स का एक स्कीमा डिफाइन करते हैं। मतलब हम टेबल्स के अंदर बताते हैं कि भाई टेबल का ये वाला जो कॉलम है उसकी डेटा टाइप ये होनी चाहिए, उसके अंदर फॉर एग्जांपल प्राइमरी की लगानी है या फॉरेन की लगानी है,
उसके अंदर या ऑटो इंक्रीमेंट लगाना है या और कोई भी चीज जब हम स्पेसिफाई करते हैं अपने डेटाबेस टेबल के अलग अलग कॉलम्स पे, उसी को कहा जाता है बेसिकली स्कीमा। लेकिन यहाँ पे हम यप को यूज करके क्या करेंगे, अपने फॉर्म वैलिडेशन की स्कीमा डिफाइन करेंगे। इसका मतलब मैं कह रहा हूं भाई मेरे फॉर्म के अंदर नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, ईमेल का टेक्स्ट बॉक्स है, एज का टेक्स्ट बॉक्स है, तो अपने फॉर्म के अंदर नेम के टेक्स्ट बॉक्स पे मैं क्या करूंगा, मैं रिक्वायर्ड लगा दूंगा, मैं फॉर एग्जांपल मिनिमम लगा दूंगा, मैक्सिमम लगा दूंगा। इसी तरह ईमेल वाले टेक्स्ट बॉक्स पे ईमेल की वैलिडेशन लगा दूंगा, रिक्वायर्ड की वैलिडेशन लगा दूंगा। तो ये सारा स्कीमा मैं किसी एक जगह पे गैदर कर लूंगा, किसी एक जगह पे सेट कर लूंगा और फिर उसे मैं पास कर दूंगा अपनी फॉर्मिक लाइब्रेरी को। तो इससे क्या होगा कि भाई उस स्कीमा के अंदर मैंने अपने फॉर्म की हर टेक्स्ट फील्ड की डेटा टाइप भी बताई हुई है कि भाई किस टाइप का डेटा इंसर्ट होगा उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से वैलिडेशन रूल्स मैंने लगाए हैं, मतलब रिक्वायर्ड लगाया है, मिनिमम मैक्स लगाया है, ईमेल लगाया है। तो ये सारी एक स्कीमा बना के मैं क्या करूंगा, अपनी फॉर्मिक लाइब्रेरी को पास कर दूंगा। तो इस तरह से क्या होगा, वो जो हमारी फॉर्म वैलिडेशन है वो अप्लाई हो जाएगी। इस चीज को मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, यप इन रिएक्ट। अच्छा फिर आ जाओ, अब यहाँ पे देखो भाई, देखो फॉर्मिक और यप को कवर करने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिस तरह HTML की नॉलेज होनी चाहिए, CSS की नॉलेज होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन भाई देखो जावास्क्रिप्ट कौन सी, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जिसके अंदर ES5 ES6 के फीचर्स आते हैं। ओल्ड जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा मैं, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जिसके अंदर ES5 ECMAScript 5 और 6 के फीचर्स आते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर रिएक्ट बेसिक्स, रिएक्ट के जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास स्टेट आ जाते हैं, प्रॉप्स आ जाते हैं, कंपोनेंट्स आ जाते हैं, फंक्शन कंपोनेंट्स आ जाते हैं और उसके बाद हुक्स आ जाते हैं उसके अंदर, स्पेशली यूज स्टेट, मतलब रिएक्ट हुक्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। और स्पेशली एक हमारे पास हुक फंक्शन यूज होता है जिसको हम कहते हैं यूज स्टेट, क्योंकि भाई देखो यूज स्टेट के बारे में आपको पता होगा ना, तो तब आपको इन लाइब्रेरीज को समझना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब भाई देखो हम यूज स्टेट को यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको यूज स्टेट का कॉन्सेप्ट है तो तब आपको ये फॉर्मिक और यप लाइब्रेरी को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एरो फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए जो हम वेरिएबल्स बनाने के लिए यूज करते हैं या फंक्शन से पहले डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए, वो जो 3 डॉट्स होते हैं उसका क्या काम है वो पता होना चाहिए। फिर डीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब भाई देखो ये जो रिएक्ट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये सारे हमने अपनी इसी रिएक्ट की प्लेलिस्ट के अंदर कवर किए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज ये वाले लेक्चर्स लाजमी देख लेना फॉर्मिक और यप लाइब्रेरी को समझने से पहले। तो यहाँ पे हमारा ये इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके प्रैक्टिकल के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मिक की बात करेंगे, फॉर्मिक के थ्रू फॉर्म हैंडलिंग करेंगे और फिर यप के थ्रू आगे जाके फॉर्म वैलिडेशन करेंगे। तो अगर इस लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।